बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मुझे कंफर्म करें जी, आवाज़ मेरी आ रही है आपको? कोई कंफर्म कर दे भाई, आवाज़ आ रही है। मुनीब। यस सर, ठीक आ रही। ओके, क्लोज करो। अच्छा जी, हम लोग चैप्टर नंबर 7 सब्सटेंटिव टेस्टिंग पढ़ रहे हैं। चलें जी आगे। आगे यहाँ से हमने स्टार्ट करना है जी डायरेक्शनल टेस्टिंग से। किसी को प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो वो आप पहले हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलें। जी मलक इर्तजा। सर वाइसलाम। सर वो लास्ट चैप्टर में से है सर प्रॉब्लम। जी पूछें। सर उधर ना एक एब्रिविएशन लिखी हुई है BAC। सर यार ये उसका पूछना बैंकिंग था की ये। टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इसको आप इसके ठीक है पीछे सर, ना पड़ें, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, सब्सटेंटिव टेस्टिंग के अंदर डायरेक्शनल टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है। तो एक्चुअली सब्सटेंटिव टेस्ट लगाते हुए ऑडिटर जो है वो दो चीजें ढूंढ रहा होता है। एक कि ओवर स्टेटमेंट तो नहीं हुई, एंड नंबर टू अंडर स्टेटमेंट तो नहीं हुई। यानी वो एरर्स ढूंढ रहा होता है विच मे रिजल्ट इन ईदर अंडर और ओवर स्टेटमेंट, ठीक है। यानी एरर की वजह से अंडर स्टेटमेंट भी हो सकती है और ओवर स्टेटमेंट भी हो सकती है, एरर या फ्रॉड, इवन फ्रॉड की वजह से भी, ठीक है। और ओमिशन जो है इसकी वजह से हमेशा अंडर स्टेटमेंट होती है, ठीक है। उसका क्या मतलब है? ओमिशन का मतलब है कोई एंट्री करना भूल जाएं। जब कोई एंट्री, फर्ज करें आपने एक क्रेडिट सेल की है, आप वो एंट्री नहीं करेंगे, ओमिट कर जाएंगे, तो क्या होगा? रिसीवेबल टू सेल एंट्री नहीं होगी। रिसीवेबल टू सेल एंट्री होने से क्या हुआ? रिसीवेबल भी अंडर स्टेट हो गए और सेल्स भी अंडर स्टेट हो गई। लिहाजा ओमिशन जो है वो हमेशा अंडर स्टेटमेंट, ओमिशन की शक्ल में अंडर स्टेटमेंट पे ऑडिटर की तवज्जो होती है, और एरर की शक्ल में वो अंडर स्टेटमेंट भी हो सकती है और ओवर स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है। आपने प्रोविजन ज्यादा कर दी है तो ओवर स्टेटमेंट होगी, आपने प्रोविजन कम कर दी है, की है लेकिन कम की है, तो अंडर स्टेटमेंट हो गई। ओके, अंडरस्टेटमेंट इज मच मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन ओवरस्टेटमेंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये जो भी हो रही है, ठीक है। कहते जी अंडरस्टेटमेंट जो है इज मच मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन ओवरस्टेटमेंट। क्योंकि अगर मैं आपको ये कह दूं कि जी अंडरस्टेटमेंट एक ऐसी चीज होती, ओवर स्टेटमेंट एक ऐसी चीज होती है कि जी इस कमरे में कुछ है वो ढूंढना है, ठीक है। इस कमरे के अंदर कुछ है वो ढूंढना है, तो मेरा ख्याल है आप एक साइड से शुरू होकर उसे ढूंढना शुरू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस कमरे में कुछ नहीं है वो ढूंढना है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा। अंडर स्टेटमेंट एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब एंट्री नहीं की हुई होती और ऑडिटर ने ढूंढना होता है कि उसे कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए जिससे ये पता चले कि एंट्री नहीं की हुई। यू हैव टू लुक आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और ओवर स्टेटमेंट के अंदर आपने जो एंट्रीज की हुई हैं उनको, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है कि जी कोई ऐसी एंट्री हुई हुई है जिसकी बेस के ऊपर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास है जिसकी बेस के ऊपर पहले एंट्री हुई हुई है, और आप उस डॉक्यूमेंट से ये इन्फर करेंगे कि वो एंट्री कम अमाउंट की हुई हुई है, वो ज्यादा। तो देर इज समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच overstatement is being investigated, but there is nothing on the basis of which understatement is being investigated. मेरा ख्याल बात समझ आनी चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि understatement is much more difficult to detect than overstatement. This is because ये आपको सवाल वो कैसे पूछ सकता है? उसने ये स्टेटमेंट लिखी हुई हो ऐसे ही और आगे लिखा हुआ हो एक्सप्लेन, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट इज मच मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन ओवरस्टेटमेंट, फुल स्टॉप, आगे लिखा हुआ कमेंट्स एक्सप्लेन, ठीक है। अब वो कमेंट्स क्या हैं? ये जो अभी बात मैंने आपको बताई, कहता है दिस इज बिकॉज
when he is looking for understatement of items in the financial statement, the auditor is trying to audit something that is not there, कि वो कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा है जो वहां मौजूद नहीं है। ठीक है, एक रिसीवेबल उसने एक बंदे को सेल की, उसकी उसने सेल ही नहीं रिकॉर्ड की। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो बंदा ही नहीं आ रहा, तो मैं कहां से ढूंढूंगा? मुझे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर देखना पड़ेगा। ठीक है, ही इज चेकिंग फॉर कंप्लीटनेस, वो बेसिकली कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई कर रहा होगा कि तमाम सेल जो है वो मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड कर दी गई है उधार सेल। व्हेन ओवर स्टेटमेंट ही इज चेकिंग दैट व्हाट इज देयर इज वैलिड। जब ओवर स्टेटमेंट देख रहा होगा तो वो ये चेक कर रहा होगा कि जो है क्या वो सही है, और जब अंडर स्टेटमेंट देख रहा होगा तो वो कोई ऐसी चीज देख रहा होगा कि जो वहां मौजूद नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज अ चेक फॉर एग्जिस्टेंस और अकरेंस। जब अब यहां से एक बात तय हुई कि जब वो ओवर स्टेटमेंट के लिए वर्किंग कर रहा होगा तो वो दरअसल एग्जिस्टेंस और अकरेंस की जो है असर्शन जो है वो कंफर्म कर रहा होगा। और जब वो अंडरस्टेटमेंट के लिए वर्किंग को चेक कर रहा होगा अंडरस्टेटमेंट के लिए, तो फिर वो कंप्लीटनेस की असर्शन जो है वो वेरीफाई कर रहा होगा। यानी जब वो कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई कर रहा होगा तो वो दरअसल अंडरस्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा होगा। और जब वो एग्जिस्टेंस या अकरेंस, एग्जिस्टेंस बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंसेस के लिए यूज होती है, और अकरेंस जो है ये इनकम स्टेटमेंट आइटम्स के लिए यूज होती है। तो ये जो जब वो एग्जिस्टेंस और अकरेंस चेक कर रहा होगा तो वो दरअसल ये देख रहा होगा कि जो चीज है क्या वो सही है, वो ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं की गई। ठीक है, या वो है तो रिकॉर्ड की गई है। डायरेक्शनल टेस्टिंग इज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू डिटेक्ट बोथ ओवर और अंडर स्टेटमेंट। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री। ठीक है, डायरेक्शनल टेस्टिंग जो है ये ओवर और अंडर स्टेटमेंट दोनों के लिए यूज होती है, और ये डबल एंट्री प्रिंसिपल के तहत है। लाइक फर्ज करें आपको पता चल गया कि यार रिसीवेबल के अंदर ओवर स्टेटमेंट हुई हुई है, तो डायरेक्शनल टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि डबल एंट्री प्रिंसिपल के तहत आप ये फाइंड आउट करें कि इसका सेकंड इफेक्ट कहां होगा। रिसीवेबल के अंदर अगर अंडर स्टेटमेंट हुई है तो इसका सेकंड इफेक्ट सेल की शक्ल में होगा, सेल भी अंडर स्टेट हुई होगी। रिसीवेबल के अंदर ओवर स्टेटमेंट हुई हुई है तो इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो भी सेल के अंदर होगा, सेल ओवर स्टेट हुए होंगे। तो डायरेक्शनल टेस्टिंग के जरिए हम कोई एक एरर पकड़ते हैं और उसका इम्पैक्ट किस दूसरी जगह पर होता है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल टेस्टिंग टेक्स एज स्टार्टिंग पॉइंट, कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट एक ले लेना है और फिर मैंने देखना है उसका सेकंड इफेक्ट जो है वो कहां जा रहा है। आगे चलें। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल टेस्टिंग टेक्स एज स्टार्टिंग पॉइंट, ये वही रिपीट हो रहा है पैराग्राफ फिर ना, ये वाला। ठीक है, जो पीछे था। द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन देयरफॉर बी मेड व्हेन द ऑडिटर फाइंड्स एन एरर विद सब्सटेंटिव टेस्टिंग। इफ द ऑडिटर फाइंड्स से एन ओवरस्टेटमेंट or a debit entry, there must also be a corresponding understatement of another debit entry or an overstatement of other। डबल एंट्री प्रिंसिपल है कि अगर आपने कोई डेबिट ओवरस्टेट में ढूंढ ली है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, या तो कोई और डेबिट अंडरस्टेट हुआ होगा तब ट्रायल टैली किया हुआ है, या कोई डेबिट ओवरस्टेट होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस कोई क्रेडिट भी ओवरस्टेट हुआ होगा। ठीक है, जैसे डबल एंट्री का प्रिंसिपल। सिमिलरली इफ ऑडिटर फाइंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अगर मैं किसी क्रेडिट बैलेंस की अंडर स्टेटमेंट देखता हूं तो क्या होगा, कोई और क्रेडिट बैलेंस ओवरस्टेट हुआ होगा, या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि कोई और डेबिट बैलेंस भी अंडरस्टेट हुआ होगा। क्रेडिट भी अंडरस्टेट हो गया, डेबिट भी अंडरस्टेट हो गया, तो एंट्री जो है वो टैली होगी। दिस अप्रोच आल्सो अलाउज द ऑडिटर टू वर्क इन ए कॉस्ट इफेक्टिवनेस। वो कहता है जिससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होनी है, बच्चे टाइम तो उतना ही लगा देते हैं, कहते हैं हाँ इससे कुछ आपको हेल्प मिल जाती होती है। द ऑडिटर टेस्ट डेबिट आइटम्स एसेट एंड एक्सपेंसेस फॉर ओवरस्टेटमेंट। आमतौर पर ये जनरल प्रिंसिपल है, प्लीज याद रखिएगा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरल प्रिंसिपल है। आमतौर पर लोग एक्सपेंसेस को और एसेट्स को ओवरस्टेट करते हैं। एसेट को इसलिए ओवरस्टेट करते हैं कि उनकी नेट वर्थ ज्यादा नजर आए, और एक्सपेंसेस को इसलिए ओवरस्टेट करते हैं कि उनके प्रॉफिट कम आए और उन्हें टैक्स पड़े। लेकिन दिस डज नॉट हैपन ऑल द टाइम्स। सम टाइम अगर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना है तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर कंपनी क्या करेगी, अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करेगी ताकि प्रॉफिट ज्यादा आ जाए। तो ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन इन विच यू आर वर्किंग, के उस एंटिटी की इन्वायरमेंट क्या है।
लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि ऑडिटर डेबिट आइटम को टेस्ट करता है ओवर स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, एंड क्रेडिट आइटम्स यानी लायबिलिटी और इनकम और इक्विटी को आमतौर पर लोगों ने अपनी इनकम अंडरस्टेट की होती हैं, अपनी लायबिलिटीज अंडरस्टेट की हुई होती हैं, ठीक है। तो लिहाजा जनरल स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है। उसके बाद फैक्ट्स हमारे सामने क्या आते हैं, उसके मुताबिक हमारी इस हिकमत अमली के अंदर चेंज भी आ सकती है। फॉर डायनेशनल टेस्टिंग टू बी इफेक्टिव, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑडिटर सिलेक्ट्स द करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपको करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे तो जब आप उसके कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट दूसरा देखने लगेंगे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट करेक्ट है, वो अंडरस्टैंडिंग सही होगी, तो उसका सेकंड इफेक्ट भी सही हो जाएगा, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट गलत हो गया तो डायरेक्शनल टेस्टिंग आपको मिसगाइड भी कर सकती है, ये वो कहना चाह रहा है। इफ द ऑडिटर इज कैरिंग आउट टेस्ट टू डिटेक्ट ओवर स्टेटमेंट, द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द फिगर्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। किसी भी फिगर की ओवर स्टेटमेंट को चेक करने के अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो शुड बी फिगर्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की फिगर होनी चाहिए। और अगर आप अंडर स्टेटमेंट के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो फिर आपका स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, फिर आउटसाइड दी रिकॉर्ड कोई चीज होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, इफ द ऑडिटर इज कैरिंग आउट टेस्ट टू डिटेक्ट अंडर स्टेटमेंट, द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी सोर्स आउटसाइड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वही वाली बात है जो मैं पीछे आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ, ठीक है, कि जब आप ओवर स्टेटमेंट ढूंढते हैं तो रिकॉर्ड के अंदर ही ओवर स्टेटमेंट हुई हुई होती है ना, और जब आप अंडर स्टेटमेंट ढूंढते हैं तो फिर कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे होते हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, लिहाजा वो रिकॉर्ड से बाहर होगी। आगे चलें, एग्जांपल दी हुई है जी उसने, टेस्टिंग ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस फॉर ओवर स्टेटमेंट एंड एग्जिस्टेंस, फिर इस तरह टेस्टिंग पेएबल बैलेंसेस फॉर अंडर स्टेटमेंट, ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आमतौर पर ये एसेट है, ये ओवर स्टेट हुआ होता है, हमने कहा ये लायबिलिटी है, पेएबल है, ये अंडर स्टेट हुआ होता है, हमने कहा। तो ये उसने बताया हुआ है कि जी किस तरह हमने इसे वेरीफाई करना है, ये आपने इसको एक दफा पढ़ना है। आगे चलें, द सीक्वेंस ऑफ द ऑडिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑडिट इनकम स्टेटमेंट का ऑडिट भी उतना ही अहम है जितना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का अहम है, ठीक है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट से ज्यादा अहम ये क्यों है? दिस इज दैट इफ द करंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज करेक्ट एंड इफ द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इज करेक्ट, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर करेक्ट हैं तो उनके दरमियान इनकम स्टेटमेंट लॉक हो जाती है। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो है, मैं ये कहा करता हूं कि दैट इज हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो अदारे का पास्ट है, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मीन बैलेंस शीट इज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो कंपनी का फ्यूचर है। अगर आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट करेक्ट है और आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट करेक्ट है तो इनकम स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट ने ही बैलेंसेस जनरेट किए हुए हैं। अगर आपका ओपनिंग रिसीवेबल ठीक है, आपका क्लोजिंग रिसीवेबल ठीक है, तो हाउ कैन सेल बी नॉट करेक्ट? तो सेल भी ठीक होगी। आपका ओपनिंग पेएबल ठीक है, क्लोजिंग पेएबल ठीक है, वेरीफाई कर लिया आपने, तो परचेजेस भी ठीक होंगी। आपका ओपनिंग स्टॉक ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी करेक्ट होगी। सो इफ टू बैलेंस शीट्स आर ओके, देन इनकम स्टेटमेंट विल ऑटोमेटिकली बी करेक्ट। कुछ छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो है, इफ टू opening and closing balances are correct, the movement between those balances will also be correct. So that's why the audit of the statement of financial position is more important than the income statement. So ये reason आपको पता होनी चाहिए. Emphasis of this of the statement of financial position audit will be on the verification of the asset and liabilities rather than the verification of equity. ये भी बड़ी important बात लिखी हुई है। कहता है मैं एसेट और लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन के ऊपर मेरा जोर होगा, इक्विटी के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि इक्विटी क्या होती है? इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अगर लायबिलिटीज और एसेट ठीक हो गए हैं तो इसका मतलब है वो जो रिजल्टेंट है वो भी ठीक होगा। यही होता है ना, इक्विटी इज इक्वल टू क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर ये दो कंपोनेंट को मैंने वेरीफाई कर लिया तो ये बैलेंसिंग कंपोनेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू वेरीफाई द इक्विटी इन दैट केस, ठीक है। कुछ टेस्ट लगाएंगे, अगर कोई
कैपिटल वगैरह इंक्रीज हुआ है या इस तरह, लेकिन ये है कि जनरली स्पीकिंग एसेट और लायबिलिटीज के ऑडिट के बाद इक्विटी के ऑडिट की इतनी जरूरत नहीं रहती। दिस इज ऑल ए क्वेश्चन ऑफ एम्फसिस। ये देखें, वो कहता है जी एम्फसिस का क्वेश्चन है कि आप किस चीज पे आपका फोकस होगा। द ऑडिटर विल नॉट इग्नोर द इनकम स्टेटमेंट, यस इनकम इग्नोर तो नहीं करेंगे, लेकिन एम्फसिस हमारा ज्यादा बैलेंस शीट के ऊपर होगा, ठीक है, और इक्विटी। बट दीज आइटम्स विल जनरली रिसीव अ लोअर लेवल ऑफ अटेंशन एंड ऑडिट टाइम एंड रिसोर्सेज देन एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक होगी बात कि एसेट और लायबिलिटीज के ऊपर हम ये नहीं कह रहे कि इनकम स्टेटमेंट को ऑडिट ही ना करें, हम ये नहीं कह रहे इक्विटी को ऑडिट ही ना करें, हम ये कह रहे हैं कि एम्फसिस ज्यादा हमारा एसेट और लायबिलिटीज पे होगा, क्योंकि वो सही होंगे तो नॉर्मली इक्विटी भी ठीक होती है और हमारी इनकम स्टेटमेंट भी ठीक होती है। ये असर्शन है जी एसेट्स की एग्जिस्टेंस का मतलब है 30 जून को एसेट था हमारे पास, एग्जिस्ट कर रहा था। राइट एंड ऑब्लिगेशन का मतलब है 30 जून को हमारा राइट था उसके ऊपर, और अगर कोई उधार किया हुआ है तो हमारी ऑब्लिगेशन है लीजेस वगैरह की शक्ल के अंदर। एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेसी वैल्यूएशन और एलोकेशन, कि वो एक्यूरेट है, उसकी वैल्यूएशन सही की गई है, लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज हुई हुई है या इन्वेंट्री है तो सही वैल्यू हुआ है, और उसकी एलोकेशन कॉस्ट ऑफ सेल को कितना चला गया है और इन्वेंट्री में कितनी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो दिस इज काइंड ऑफ एलोकेशन। इसी तरह लायबिलिटीज के अंदर ये लायबिलिटीज कंप्लीट हैं, कट ऑफ का मतलब होता है कि 30 जून तक की सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड हो गई हैं। एक्यूरेसी अगेन यहाँ भी मौजूद है, ये एक्यूरेसी इधर भी मौजूद होगी, एक्यूरेसी इधर भी मौजूद होगी, कि करेक्ट फिगर्स ही हमें लेनी चाहिए। तो हम ऑडिटर बेसिकली इन असर्शन को एसेट्स के लिए और इन असर्शन को लायबिलिटीज के लिए वेरीफाई कर रहा होगा। आगे चलें, इसको छोड़ें जरा, आगे चलें, और आगे और आगे और आगे और 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 खत्म हो गया चैप्टर, आगे खत्म हो, चलें पीछे चलें। ठीक है जी, हमने ये पढ़ लिया कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग क्या होती है, जनरली स्पीकिंग डायरेक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट विद रेफरेंस टू ऑडिटिंग हमने वो भी पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि जब ऑडिटर अंडर स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा है तो वो किस असर्शन को चेक कर रहा होता है, जब ओवर स्टेटमेंट कर रहा है तो किसको वेरीफाई कर रहा होता है। हमने ये भी पढ़ लिया कि ज्यादा एम्फोसिस एसेट और लायबिलिटीज यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे होता है, और उसमें भी एसेट और लायबिलिटीज पे ज्यादा होता है। क्यों? कि एसेट और लायबिलिटीज को वेरीफाई करने से इक्विटी भी वेरीफाई हो जाएगी और बाकी चीजें जो हैं, दो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट्स वेरीफाई होगी तो दरमियान की इनकम स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो जाएगी। और आखिर में हमने ये पढ़ा कि एसेट्स की वेरिफिकेशन के अंदर ऑडिटर कौन कौन सी असर्शन जो है वो वेरीफाई करता है, और लायबिलिटीज के लिए ऑडिटर कौन कौन सी असर्शन जो है वो वेरीफाई करता है। अब उसके बाद अगले चैप्टर में हम डिफरेंट एसेट और लायबिलिटीज को जब वेरीफाई करेंगे तो हम इन असर्शन की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर जो है वो वहां पर पढ़ेंगे। ओके, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, एक होते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, मैंने उस दिन आपको चार्ट बना के बताया था। ऑडिट प्रोसीजर सबसे ऊपर, उनमें पहली टाइप क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरी टाइप क्या है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये मैं फिर बना देता हूं यहाँ, ठीक है, ये देखिए ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, और नंबर 2 फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दो चीजें हैं, एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर तीन तरह के हैं, एक है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक है एनालिटिकल प्रोसीजर और दूसरे हैं स्टैंडर्ड स्पेसिफिक प्रोसीजर। मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। हमने टेस्ट ऑफ डिटेल्स पढ़े जनरली क्या होते हैं ये पीछे, अब आगे वो अप्लाई करेंगे, अगले चैप्टर्स के अंदर इन्हें अप्लाई करेंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने 300, 300, 315 के अंदर पढ़े, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने ये चैप्टर नंबर 5-6 के अंदर पढ़े, ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये इस चैप्टर के अंदर हमने शुरू किए, ठीक है, हमने पढ़ लिए, और इसी चैप्टर के अंदर हम एनालिटिकल प्रोसीजर जो हैं अब हम वो पढ़ने लगे।
और स्टैंडर्ड स्पेसिफिक प्रोसीजर किसी जगह स्पेसिफिक नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में हैं उन स्टैंडर्ड्स के अंदर ये प्रोसीजर आ जाएंगे। लाइक रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड पार्टी वाले स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस के ओपनिंग बैलेंसेस वाले में आ जाएंगे, गोइंग कंसर्न के गोइंग कंसर्न, जो स्टैंडर्ड ने बताया कि ये प्रोसीजर आपने लगाने हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्चुअली यहाँ पर इसको स्टडी करने लगे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को। ठीक है जी, ये मैं पहले भी चार्ट आपको बना के बता चुका हूँ। ओके, अच्छा जी, देखें ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एनालिटिकल प्रोसीजर हैं क्या? ये एनालिसिस ऑफ रेशियोज, ट्रेंड एंड कंपैरिजंस, रेशियोज का, ट्रेंड्स का एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना, ना सिर्फ एनालिसिस और कंपैरिजन करना बल्कि उनके अंदर कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आए तो उन्हें इन्वेस्टिगेट भी करना। सिर्फ एनालिसिस करके कि यार पिछले साल जीपी 15% आ रहा था, इस साल जीपी जो है वो 22% आ रहा है, ये क्या हो गया? एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर लिया, ये उसका एक हिस्सा है। अगर मैं ये 7% की जो जीपी के अंदर इंक्रीज हुई है इसे इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा तो मेरे इस एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा एनालिटिकल प्रोसीजर जब भी बात होगी वो कहेगा एनालिसिस ऑफ रेशियोज एंड ट्रेंड्स एंड कंपैरिजन अलोंग विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनयूजुअल फ्लक्चुएशन। यूजुअल फ्लक्चुएशन हो खैर है कि जी 15% से 17 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, इट्स ओके। लेकिन अगर अनयूजुअल फ्लक्चुएशन होगी तो इन्वेस्टिगेट भी करना है, क्योंकि ऑडिटर को समझ आनी चाहिए कि ये 15 से 22 क्यों हो गया है, फिर ही वो ओपिनियन दे सकता है। ठीक है, अब मैंने पूरा ऑडिट कर लूंगा और मैं कहूंगा यार समझ नहीं लगी कि 15 से 22 क्यों हो गया है, तो फिर लानत है ऐसे ऑडिट के ऊपर। मैंने ऑडिट सारा कर लिया, मुझे यही नहीं पता चला कि जीपी इस साल 15 से 22 क्यों हो गया है, तो इसका मतलब है मेरा ऑडिट प्रोसीजर ठीक नहीं था। ठीक है, या तो कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो मैं डिटेक्ट नहीं कर सका, या मेरे ऑडिट प्रोसीजर इस काबिल नहीं थे कि जो मुझे मेरा रिस्क लेवल जो है वो एक्सेप्टेबली लो कर दें। ठीक है, सो एनालिटिकल प्रोसीजर जो हैं वो सिर्फ रेशियोज का एनालिसिस नहीं है बल्कि अनयूजुअल फ्लक्चुएशन की इन्वेस्टिगेशन भी है। पहली बात तो ये। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के तौर पर भी यूज होता है। अगर आपको याद हो, आज देखिएगा किताब खोल के, पहले 300 जो स्टैंडर्ड है, 315 वाला स्टैंडर्ड है, उसके अंदर जाके पढ़िएगा। वहां हम इसको प्लानिंग स्टेज के ऊपर रेशियो और एनालिसिस को यूज करते हैं टू नो क्या अनयूजुअल फ्लक्चुएशन कहाँ हुई हैं, ताकि हम उनके ऊपर ऑडिट प्लानिंग खास तरीके से कर सकें। जहां अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आएंगी तो वहां पर मेरी ऑडिट प्लानिंग ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगी, वहां इसलिए इसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के तौर पर यूज करते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर को इसलिए यूज करते हैं एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर कि इसकी बेस के ऊपर हम असर्शन की वेरिफिकेशन करते हैं, हम वैल्यूएशन कंप्लीटनेस कंफर्म करते हैं, हम फिगर को ट्रू एंड फेयर ओपिनियन उसके ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पिछले साल बिल कितना था एक्सपेंस, इस साल कितना है, कंपैरिजन किया, हमने कहा यार ये 10% इंक्रीज हुआ है, एंड माय जनरल नॉलेज सेज ओके 10% increase is reflecting the increase in price, inflationary increase, so it's okay, electricity is true and fair. I will not select some sample from the electricity account, like I will find out 3, 4, 5 bills from the electricity account and then I will check the calculation verification. No, ये काम नहीं करूंगा, सिर्फ मैं दोनों का कंपैरिजन करके जनरल नॉलेज उसके साथ इनकॉर्पोरेट करूंगा और मैं ओपिनियन बना लूंगा। तो यहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर एज ए प्रोसीजर इस तरह से यूज होते हैं। जब हम ओपिनियन बनाने लगते हैं तो उस वक्त भी हम ये ओवरऑल प्रोसीजर के तौर पर भी यूज होते हैं फॉर मेकिंग द कंक्लूजन, कि उस वक्त मैं रेशियोज कैलकुलेट करके देखता हूँ कि यार जब ऑडिट शुरू किया था तो रेशियो ये थी, ड्यूरिंग ऑडिट मैंने ये चीजें वेरीफाई की, अब जब ऑडिट खत्म कर रहा हूँ, ओपिनियन देने लगा हूँ, तो रेशियो ये आ गई, क्या ये मेरे जनरल नॉलेज के साथ अब रिकनसाइल हो रही है? शुरू में तो मैंने कहा यार ये अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है, फिर मैंने ऑडिट किया, मुझे पता चल गया,
अब फाइनली जब मैं रिपोर्ट देने लगा हूं तो क्या ये फ्लक्चुएशन मुझे हजम हो रही है कि हाँ ठीक है ये, तो मैं एक ओवरऑल प्रोसीजर के तो ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त भी इन्हें यूज करूंगा. सो देयर यूज इज मच मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ऑर्डर. ठीक है, तो आइए देखें. वो कहता है जी एट प्लानिंग स्टेज हम इसे यूज करते हैं किस लिए? गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट एंटिटी, हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ हाई ऑर्डर रिस्क. जहां पर अनयूजुअल फ्लक्चुएशन होगी वो हाई ऑर्डर रिस्क हो जाएगा. पिछला जीपी 15% था, इस दफा का 22-25% हो गया, तो ये हाई रिस्क एरिया हो गया सेल कॉस्ट ऑफ सेल वाला. ठीक है, तो इसलिए. और कहता है एट द एंड इन ओवरऑल रिव्यू ऑफ द ऑडिट, तो मैं जो भी मैंने आपको बात बताई ओपिनियन ड्रॉ करते वक्त भी मैं अपनी. और कहता है जी एनालिटिकल प्रोसीजर में आल्सो बी यूज एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर. तो तीनों जगह इसका यूज हो गया, प्लानिंग स्टेज के ऊपर, ये ओवरऑल स्टेज के ऊपर, और ये एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर. एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर हम इसे किस लिए यूज करते हैं? टू लुक फॉर पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यूरिंग ऑडिट रादर देन लेटर इन द एंड ऑफ द ऑडिट रिव्यू. तो ड्यूरिंग ऑडिट हम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम ओवरऑल रिव्यू स्टेज के ऊपर हम जाके देखें. तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पर हम इसलिए इसे यूज करते हैं. एनालिटिकल प्रोसीजर इज कंसर्न with second two stages using analytical procedure in overall review and substantive procedure. कहता है जी ये वाला जो स्टैंडर्ड है, ये जो पहली स्टेज के ऊपर इसने एनालिटिकल प्रोसीजर ने यूज होना है, ये तो 315 के अंदर डिस्कस हो गया प्रीवियस चैप्टर के अंदर. ये वाला जो स्टैंडर्ड है 520, ये इन दोनों स्टेजेस के ऊपर इसके यूज को डिस्कस करेगा. ये 520 बात समझ आ गई? ये सेंटेंस ये लिखा हुआ है. ठीक है, कि ये 2 स्टेजेस हैं, जो ये वाली स्टेज और ये वाली स्टेज, इसको और इसको ये कवर करता है ये वाला स्टैंडर्ड. ये वाली स्टेज जो है ये 315 प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट वाला वहां हो चुका है. आगे चलें. नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. एनालिटिकल प्रोसीजर आर डिफाइंड एज evaluation of financial information through analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data. प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसे कहते हैं? लॉजिकल, जिसकी हम पंजाबी में नहीं कहते कोई तुक बनती हो. मसलन मैं रेंट वर्सेस कवर्ड एरिया ऑफ द स्टोर, रेंट वर्सेस कवर्ड एरिया ऑफ द स्टोर. अगर मैं अल फतेह स्टोर का रेंट जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो उसके रेंट की एलोकेशन जो है जिस डिपार्टमेंट ने जितना कवर्ड एरिया किया हुआ है उस हिसाब से एलोकेट किया हुआ है. अगर हमारी पॉलिसी है कंपनी की, तो मैं जब उस कवर्ड एरिया और रेंट का प्रपोर्शन निकालता हूं तो ये एक प्लॉजिबल रिलेशन है. लेकिन अगर मैं ये कहता हूं रेंट शुड बी इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है. या मैं ये कहता हूं कि सैलरी वर्सेस परचेजेस, सैलरी का परचेजेस के साथ क्या लिंक है? सैलरी वर्सेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये हो सकता है कि पर एम्प्लॉय एवरेज सैलरी पिछले साल कितनी थी, पर एम्प्लॉय एवरेज सैलरी इस साल कितनी है. अंडरस्टैंड? तो प्लॉजिबिलिटी का मतलब होता है लॉजिकल. तो लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए. लॉजिकल रिलेशन का कोई मतलब कंपैरिजन जो है वो नहीं है. ठीक है, तो अल्टीमेटली तो यहाँ पर ये वो लिखता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? एवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा. ये फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल भी हो सकता है, मसलन सेल वर्सेस रेंट फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल है, एम्प्लॉय वर्सेस वेजेस ये फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉन फाइनेंशियल डाटा है, और सैलरीज जो है वो फाइनेंशियल डाटा है. मच ऑफ द एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग रेशियो. मोस्टली कहता है ये एनालिसिस रेशियोज के ऊपर मुश्तमिल होगा. हम मुख्तलिफ रेशियोज कैलकुलेट करेंगे. चैप्टर के आखिर में आपको रेशियोज भी बताएगा जो आप पहले पढ़ चुके हुए हैं FR1 के अंदर. ठीक है, तो कहता है ये रेशियो आपको आनी चाहिए ये अप्लाई करने के लिए. एंड कंपेयरिंग द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम करंट ईयर्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद. अब ये जो कंपैरिजन है ये आपने करंट ईयर का डाटे का करना है किसके साथ? 3 तरह के कंपैरिजन हो सकते हैं. वो करंट ईयर के डाटे का कंपैरिजन आप करें प्रीवियस ईयर के कंपनी के डाटे के साथ. ठीक है, मतलब करंट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वर्सेस प्रीवियस ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. करंट ईयर का इंडस्ट्री एवरेज के साथ करें, मतलब कंपनी का
करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट पूरी इंडस्ट्री का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है उसके साथ, और करंट ईयर फिगर का कंपैरिजन आप करें बजटेड फिगर्स के साथ कि आपका जीपी कितना आया और जब आपने जो बजट बनाया था साल के शुरू में उसमें अपना आपका जीपी क्या था। तो ये 3 कंपैरिजन जो हैं ये किए जा सकते हैं, मतलब करंट ईयर की फिगर्स के 3 तरह से कंपैरिजन हो सकते हैं, विद प्रीवियस ईयर फिगर्स ऑफ द सेम इन कंपनी, विद इंडस्ट्री एवरेजेस, विद बजट्स। ठीक है, तो वो कहता है कि जी यहाँ उसने लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड रेशियोज एंड रेशियोज फ्रॉम प्रीवियस फाइनेंशियल पीरियड्स, और साथ एक चीज मैंने आपसे क्या है, ये एक्सपेक्टेड मीन बजट, बजट के साथ कंपैरिजन, ये प्रीवियस ईयर सेम कंपनी का करना, करंट डाटा ही है, नंबर 1 बजट्स के साथ, नंबर 2 प्रीवियस ईयर के साथ है, नंबर 3 इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन ये यहां ऐड कर लें। ठीक है, हमारे यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे पोर्टल अवेलेबल नहीं है। इंडस्ट्री का डाटा अगर बाहर क्या होता है, बाहर लोग अपना डाटा पुट करते हैं बाकायदा। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री है तो सीमेंट इंडस्ट्री का पोर्टल बना हुआ है, if somebody need to make some analysis of the cement industry, he can go to that portal and have the information from there, how much is the production capacity, what is the per ton cost, what is their inventory turnover ratio, what is their debt to equity ratio, all can be assessed from that। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा कल्चर नहीं है, अगर रखेंगे भी तो झूठा रख देंगे ताकि लोग मिसगाइड हों। वहाँ एक्चुअल डाटा बाय नेम नहीं होता, वो इंडेक्सिंग हुई होती है, बाय नेम नहीं होता, लेकिन ये है कि एज फार एज रेशियोज आर कंसर्न वो करेक्ट डाटा होता है। रेशियोज आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजंस एंड टू असेस वेदर दे सीम्स रीजनेबल। रेशियो किस लिए यूज होती है हमें पता है। ठीक है, इफ अ रेशियो सीम्स यूजुअली हाई और लो, दिस माइट इंडिकेट दैट वन ऑफ द टू फिगर्स यूज्ड टू कैलकुलेट। जाहिर है अगर हाई लो होगी तो उन दोनों में जो फिगर यूज हुई रेशियो में उनमें से कोई गलत हो सकती है, दोनों गलत हो सकती हैं। दी ऑडिटी कैन, ऑडिटी, ऑडिटी ये वर्ड जो है ये ऑड से निकला है, ऑडिटी, ऑडिटी का मतलब ऑड, 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 ऑडिट का मतलब ऑड होने का मतलब होता है अनयूजुअल होना। कहता है उसकी जो अनयूजुअलनेस है कैन देन बी चेक्ड इन मोर डिटेल, उसका ऑड होना रेशियो का, वो अनयूजुअल होना वो ज्यादा डिटेल से फिर चेक किया जा सकता है। इफ की रेशियोज आर क्लोज टू व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, अगर वो रेशियो वही हो जो एक्सपेक्ट की जा रही है, द ऑडिटर मे टेक दिस एज एविडेंस। मैंने बताया, मैंने आपको उसकी इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल दी है। ये रेशियो कंपैरिजन हो सकता है, फिगर टू फिगर कंपैरिजन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बड़े किस्म के एनालिसिस हो सकते हैं। ठीक है, तो कहता है फिर आप उसे सब्सटेंटिव टेस्टिंग के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेड से डिफर हो तो देन ऑन द अदर हैंड अ रेशियो माइट हैव एन अनयूजुअल वैल्यू बिकॉज देयर इज अ मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंस, तो देन फिर आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, फिर आप उस अनयूजुअल फ्लक्चुएशन को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। कंपैरिजन, कंपैरिजन आमतौर पर फिगर टू फिगर होता है। रेशियो दो फिगर्स के दरमियान हो सकती है, परसेंटेजेस में होगी, टाइम्स में होगी। कंपैरिजन जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी कहा है तो वो कंपैरिजन है। ठीक है, कोई रेशियो नहीं निकली, मैंने ये कहा कि पिछली इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी इस दफा, तो वो कहता है द एसेंशियल फीचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन ऑडिटिंग इज कंपैरिजन। द ऑडिटर विल calculate key relationship between figures non financial as well as financial figure and then make comparison। मैंने बताया कि पिछले साल पर एम्प्लॉय एवरेज सैलरी कितनी थी, इस साल पर एम्प्लॉय एवरेज सैलरी कितनी है, ये क्या है, ये कंपैरिजन है। आगे चले, ये मैंने भी आपको बताया कि कंपैरिजन किस किस चीज के किस किस के साथ हो सकते हैं। प्रायर अकाउंटिंग पीरियड के साथ हो सकते हैं। ठीक है, ये बजट एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ हो सकते हैं, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के साथ हो सकते हैं, कंपेरेबल पार्ट्स ऑफ द सेम एंटिटी, उसी एंटिटी के जो कंपेरेबल पार्ट्स हैं उनके साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन ऊपर वाले ये तीनों मेन एनालिसिस हैं, ये आगे मैंने आपको सारा ये एक्सप्लेन कर दिया, इसको एक एक नजर आपने पढ़ना है बस। ठीक है, once the calculations have been performed, the auditor will then examine them for unexpected or unusual relationship. The auditor will then make inquiries of the management in order to establish explanation for the relationship revealed। जब एक दफा रिलेशनशिप कैलकुलेट हो जाएंगे, कंपैरिजन हो जाएंगे, तो फिर ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से डिस्कशन करेगा कि सर ये आपकी जो रेशियो आ रही है ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है। तो मुमकिन है मैनेजमेंट आपको कोई ऐसी वजह बताए कि आप कहें कि हाँ यार ये जेन्युइनली अनयूजुअल हुई है, रिलेशनशिप ब्रेक जेन्युइनली हुआ है, तो वो करने की जरूरत है।
Many of accounting ratios used in analytical procedure may be familiar to you already, ठीक है, in your other studies. If you have not as yet studied ratio, then some common ratio are set out. चैप्टर के एंड पे कहता है जी कुछ रेशो हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, उनका कंप्यूट करना भी और इंटरप्रेट करना भी आपके एग्जाम में आ सकता है. सो दिस इज नथिंग टू लर्न, दिस इज अ फैक्ट विच यू मस्ट नो, ठीक है. यदि आपको अगर किसी ने रेशियोज नहीं पढ़ी तो चैप्टर के एंड पे रेशियोज हैं वो याद करें, और ना सिर्फ याद करें, कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कंपनी का डाटा है, ये उसकी कंपटीटर कंपनी का डाटा है, इसका एनालिसिस करें, एवेल्युएशन करें बीइंग ऑडिटर. तो आपने कंपैरिजन करना है, जहां अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आएगी उन्हें आपने कहना है ये हाई रिस्क एरिया है, ठीक है, और इन एरियाज के अंदर रिस्क हो सकता है, तो उसे इंटरप्रेट करना भी आपको आना चाहिए. रिमेंबर दैट रेशियो एनालिसिस इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन. यस, कहता है जी सिर्फ रेशियोज के ऊपर ही एतबार नहीं कर लेना, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, रेशियोज के अंदर कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. क्या? द यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जिस इंफॉर्मेशन से रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है. रेशियो तो ठीक है लेकिन वो इंफॉर्मेशन ही गलत है जो आपको दी जा रही है. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि जिसके ऊपर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर यानी रेशियो एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करने हैं, वो वाली इंफॉर्मेशन क्वालिटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फॉर कंपैरिजन पर्पसेस द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस. जब आपने कंपैरिजन करने हैं तो कंसिस्टेंसी उसके अंदर होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए. ये ना हो कि पिछला डाटा जो है वो 9 माह का हो, इस दफा वाला डाटा जो है वो 12 महीने का हो, तो ऐसे कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं है. अगर आपने करना है तो इस दफा वाले डाटे को भी 9 मंथ में कन्वर्ट कर लें, मतलब उसे डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करके एवरेज 9 मंथ कर लें, ताकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया जा सके. The two figures used to calculate ratio must be logically related. उनका कोई लॉजिक भी होना चाहिए, ठीक है. वो ये नहीं होना चाहिए मतलब टीचर वर्सेस स्टूडेंट, ये तो बात समझ आती है, ये लॉजिकल है, लेकिन एडमिन स्टाफ वर्सेस स्टूडेंट, ये रेशियो कोई लॉजिकल रेशियो कंपैरिजन नहीं है. द ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स बिजनेस सो दैट ही इज एबल टू अंडरस्टैंड. कहता है मुझे उसके बिजनेस की भी समझ होनी चाहिए ताकि मुझे रेशियो की रीजनेबलनेस एंड इफ देयर आर डिफरेंसेस तो वो डिफरेंस क्यों हैं, किस वजह से, उनका भी मुझे पता होना चाहिए. आगे चलें. एनालिटिकल प्रोसीजर एंड द एग्जाम. कहता है जी एग्जाम में क्या होगा. एन एग्जाम क्वेश्चन में आस्क यू टू कैरी आउट एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर एन एंट्री described in a small case study. The purpose of such question will be to test your ability to identify unusual feature in draft financial statement. आप डिफरेंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो आपको कुछ स्टैंडर्ड बताएगा, तो जो रेशियो उससे ऊपर नीचे जाएगी वो वेरिएशन का लेवल भी बताएगा कि इतनी कमी बेशी हो सकती है, तो आपने बताना ये अनयूजुअल है, ठीक है. या वो एक आपको स्टैंडर्ड रेशियो दे देगा कि जी ये स्टैंडर्ड रेशियो है अब, और इसके अंदर प्लस माइनस इतना हो सकता है, और करंट डाटा दे देगा, आपने करंट रेशियो कैलकुलेट करनी, फिर इस प्लस माइनस वाले गैप का एनालिसिस करना है. अगर उससे ज्यादा गैप होगा तो वो हाई रिस्क एरिया हो जाएंगे. सुजेस्ट व्हाट माइट बी डन टू इन्वेस्टिगेट अनयूजुअल. और दूसरी कहते हैं जब एक अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आ गई तो आपसे पूछा जा सकता है लाइक अनयूजुअल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, मसलन उसने आपको दिया स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 15%, वो कहता है इसके अंदर प्लस माइनस का मतलब ये होता है इतना ज्यादा 2 का जो है वेरिएशन एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब वो 17 भी हो सकता है, वो 13 भी हो सकता है. बट इफ इट इज रिपोर्टेड एज 22 तो ये अनयूजुअल फ्लक्चुएशन हो गई, ये रिस्की एरिया हो गया. अब आपसे सेकंड नंबर पे वो जो बात कर रहा है वो क्या, वो कहता है आपको पूछ सकता है सजेस्ट करें अनयूजुअल फ्लक्चुएशन अगर है तो प्रोसीजर सजेस्ट करें. तो आप क्या करेंगे, आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जी उसकी वैल्यूएशन में प्रॉब्लम हो सकता है, सेल का सप्रेशन हो सकता है, ठीक है, इन्वेंट्री की क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, सम परचेज और सेल माइट नॉट बी रिकॉर्डेड, ये हो सकता है, कट ऑफ प्रोसीजर प्रॉपर नहीं लगे, ये रेंट के ऊपर. तो अल्टीमेटली ये कहता है जी सजेस्ट व्हाट माइट बी डन टू इन्वेस्टिगेट ऑन ये जब हम अगले चैप्टर पढ़ लेंगे ना मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर हैं, तो फिर हम ये सजेशन ज्यादा बेहतर दे सकेंगे. प्रोवाइड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अनयूजुअल फिगर्स. अगर कोई सिनेरियो के अंदर उसने कहा हुआ है
कि जी कंपनी को इस साल रेट बहुत अच्छे मिले हैं, ठीक है, उसने किसी सेंटेंस में ये लिखा हुआ है, तो जीपी हाई होने की वजह जो है वो अच्छे रेट भी हो सकते हैं। तो वो कहता है उस सिनेरियो में से ही ढूंढ के, अपने पास से कुछ नहीं आपने लिखना, कोई एक्सप्लेनेशन पॉसिबल जो आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अनयूजुअल आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट एनालिटिकल प्रोसीजर वुड रिवील। अनयूजुअल क्या हो सकता है? सब्सटेंशियल इंक्रीज इन सेल रेवेन्यू बट सब्सटेंशियल डिक्रीज इन कॉस्ट। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, सेल बढ़ी है तो कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए। हाँ, ताबकते के कोई वजह ना बता दी जाए, अगर कोई वजह बता दी जाएगी फिर और बात है। अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट, ये अनयूजुअल चेंज है। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज डिक्रीज इन एडमिन एक्सपेंसेस, ये अनयूजुअल है। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज डिक्रीज इन सेलिंग, ये अनयूजुअल चेंज है। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज डिक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। अ सिग्निफिकेंट चेंज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी की सारी अनयूजुअल फ्लक्चुएशन समझी जाएंगी। वो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए कहा हुआ है कि ये अनयूजुअल फ्लक्चुएशन जो है वो है। तो ये एग्जाम से रिलेटेड पूरा पेज है, एग्जाम में किस तरह आंसर करना है उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट, ये आपने एग्जांपल है, ये इसको आपने पढ़ना है, पेरोल कॉस्ट है, उसने उसके ऊपर प्रोसीजर बताए हुए हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम सिचुएशन में किस तरह हमने एनालिसिस करना है। आगे चलेंगे, बस यहाँ तक रहेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर इन सब्सटेंटिव टेस्टिंग, अभी तो हमने रेशो क्या होती हैं, कैसे यूज होती हैं, एग्जाम का क्या है, अब हम बाकायदा उसे सब्सटेंटिव टेस्ट के तौर पर एनालिटिकल प्रोसीजर की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अभी उसकी इंपॉर्टेंस थी, उनकी लिमिटेशंस थी, एग्जाम में किस तरह हेल्पफुल होती हैं वो थी। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे। कल मेरा ख्याल क्लास है इनकी, हाँ कल नहीं थी, सॉरी, जो गुजर गई है। अल्लाह मियां आपको हमें अपनी ईमान में रखेगा, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।